राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोटा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह की शुरुआत की गई है। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की सौगात राजस्थान वासियों को मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित मंत्रिमंडल पहुंचे हुए हैं चंबल रिवर फ्रंट पर, जहां पर आज इस योजना की शुरुआत की जा रही है, इस समारोह की शुरुआत की जा रही है। कोटा से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की सौगात राजस्थान वासियों को मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित मंत्रिमंडल चंबल रिवर फ्रंट पहुंचा है, जहां इस योजना की शुरुआत की जाएगी, इसका लोकार्पण किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम गहलोत का कोटा दौरा निरस्त कर दिया गया है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। 1400 करोड़ के रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक कोटा पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको देने सीएम गहलोत को लेकर बड़ी खबर। कोटा दौरा आज उनका रद्द कर दिया गया है। कोटा दौरों को निरस्त कर दिया गया है। आज होने वाली सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। 1400 करोड़ के रिवर फ्रंट का लोकार्पण होगा। प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक कोटा पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दें, आज कोटा से पहली बड़ी खबर आपको बताएं, रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह की शुरुआत की गई है। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित मंत्रिमंडल चंबल रिवर फ्रंट पहुंचा है। और साथ ही साथ और देखिए, कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, कार्यक्रम को लेकर के तो चूंकि भव्य तैयारियां की गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसका जो लोकार्पण है वो करने वाले थे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का जो अपरिहार्य कारणों के चलते जो दौरा कोटा का निरस्त हुआ। आज का जो कार्यक्रम, तमाम जो शेड्यूल्स हैं वो कैंसिल हुए। अब इसके बाद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन, लोकार्पण जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में जो वीआईपी गेस्ट हैं उन्हें देश भर से बुलाया गया है। राजस्थान सरकार के कई जो मंत्री हैं वो चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह में पहुंचे हैं। बड़ी तैयारियां मोटे तौर पर चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण को लेकर के की गई थी, क्योंकि 1400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट कोटा के चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में तैयार करवाया गया था। करीब करीब 3 साल के अंतराल में ही इस बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें करीब करीब 5 किलोमीटर के दायरे में चंबल के दोनों तटों पर इस रिवर फ्रंट को तैयार करवाया गया। मोटे तौर पर ये इसका जो दावा है वो किया जा रहा है कि करीब करीब 4 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट के साथ में बनेंगे। विश्व की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है चंबल माता की, वो चंबल नदी के तट पर बनाई गई है। इन सब के साथ में विश्व का सबसे बड़ा नंदी और इसी तरह के कई जो खास चीजें हैं वो चंबल नदी के तट पर तैयार की गई हैं, डेवलप की गई हैं, ताकि कोटा को पर्यटन के पैमाने पर आगे लाया जा सके। पर्यटन में एक स्थान जो है वो दिलाया जा सके, ताकि एजुकेशन सिटी के साथ में कोटा पर्यटन सिटी के तौर पर भी जाना जाए और कोटा में पर्यटन डेवलप किया जा सके। इसी विजन के साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा है वो तैयार की। अब इसका जो लोकार्पण समारोह है वो शुरू किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर तमाम जो वीआईपीज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार के कई जो मंत्री हैं वो कार्यक्रम का हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज घाट है कुमाऊं घाट, वहां पर जो बैंड का प्रदर्शन है वो फिलहाल किया जा रहा है। लोक कलाकार जो है वो आकर्षक प्रस्तुतियां यहाँ पर फिलहाल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने के साथ में 9:30 बजे पहले शेड्यूल था कि चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण है किया जाएगा, लेकिन उनके कार्यक्रम के कैंसिल होने के बाद फिलहाल सभी कार्यक्रम को एज इट इज रखा गया है। निर्धारित कार्यक्रम पहले के तय समय अनुसार ही जो है वो पूरा किए जा रहे हैं। तो फिलहाल कोटा और प्रदेश और देश को चंबल रिवर फ्रंट की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। लोकार्पण समारोह ये बताइए कि ये चंबल रिवर फ्रंट के बनने से राजस्थान वासियों को, कोटा वासियों को क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसे कुछ इस तरह से देखा जाए कि कोटा कभी मोटे तौर पर जाना जाता था औद्योगिक नगरी के तौर पर, फिर बाद में कोटा की जो पहचान है वो बनी शिक्षा नगरी के तौर पर, और कहीं ना कहीं कोटा को तलाश थी
पर्यटन के पैमाने पर आगे आने की, पर्यटन के हब पर कोटा अपनी जो है वो तलाश रहा था, जो कि कहीं ना कहीं कोटा जिसमें पीछे था। और इसी दृष्टिकोण के चलते कोटा में चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जो नींव है वो रखी गई और 3 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि चंबल रिवर फ्रंट जब कोटा की धरती पर साकार हुआ है, कोटा की धरती पर बन करके खड़ा है और आज इसकी सौगात कोटा प्रदेश और देश को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर इससे उम्मीद जो है वो यही की जा रही है कि न केवल कोटा, न केवल प्रदेश, बल्कि देशवासियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र होगा। दावा किया जा रहा है कि विश्व स्तरीय ये चंबल रिवर फ्रंट है, जिसमें साबरमती के रिवर फ्रंट से भी बड़ा इसे और भव्य इसे बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में यहाँ पर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट बैल भी देखने को मिलेगी, जो फिलहाल बनकर के तैयार है। वो यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी। नेहरू का जो फेस मास्क है वो बनाया गया है, जो सबसे बड़ा फेस मास्क बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया जाएगा। तो चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह की शुरुआत की जाएगी। अब से कुछ ही देर में वहां पर मंत्रीगण मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत तो होगी ही, लोकार्पण भी किया जाएगा। कोटा को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बेहतरीन जगह बनाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। विश्व स्तरीय ये रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है। यूडीएच मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसके मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। जनरल वीके सिंह, सतीश पुनिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी की परिवर्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पुनिया मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कई बीजेपी के नेतागण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर ये जानकारी। जिस प्रकार देश के अंदर चीजें चल रही हैं और प्रदेश में चीजें चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण देना जरूरी है, क्योंकि ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए है कि हम अच्छे के लिए परिवर्तन लाएं। अगर हम देश की तरफ देखते हैं, अभी G20 का महासम्मेलन, शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है। कई लोगों को लगता है कि, और खासकर जो विपक्ष में हैं, जिनको आलोचना करनी है, उसके बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं। मैं सिर्फ इसमें 4 चीज आपको बताना चाहूंगा। ऐसा शिखर सम्मेलन ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही किसी और देश के अंदर विश्व में हो सकता, ना भूतो ना भविष्य। और ये मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं और बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं। आज तक जितने शिखर सम्मेलन हुए विश्व के अंदर किसी भी देश में, ज्यादा से ज्यादा 2 शहरों में होते थे। चीन के अंदर 4 जगह हुआ, हमारे यहां तकरीबन 60 जगह पर 200 मीटिंग्स हुई, जैसे पहले कभी नहीं हुई। और आप कहेंगे जी ठीक है, 60 शहरों में चले गए, उसका क्या फर्क पड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरगामी सोच है कि जो भारत में विदेशी डेलीगेट आए, उनको पता लगना चाहिए कि भारत की विविधता क्या है, भारत की सुंदरता क्या है और भारत है क्या। और इसलिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये शहर चुने गए जहां पर ये मीटिंग्स हुई और बड़ा सकारात्मक इसके ऊपर फीडबैक मिला सभी लोगों से। और उन्होंने एक चीज जरूर कही कि हम दोबारा भारत भी आएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, तो उससे हमारे टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा। ऐसी ऐसी जगह पर हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सिलचर का नाम सुना। सिलचर जैसी जगह के अंदर भी G20 का सम्मेलन हुआ, दीमापुर के अंदर हुआ, गुवाहाटी के अंदर 2 बार हुआ, वाराणसी में हुआ, जम्मू और नगर के अंदर हुआ। अरे सब जगह इसके अंदर कवर की गई पूरे देश की। जो शिखर सम्मेलन का समूहित
जो उसका घोषणा पत्र आया, उसके अंदर जिस प्रकार से भारत ने एक दूरदर्शिता वाली कूटनीति दिखाई है, ऐसा कभी पहले विश्व में नहीं हुआ। जब विश्व दो भागों में बटा हुआ है एक तरीके से यूक्रेन युद्ध के बाद, उसके अंदर सब लोगों को लेकर एक सबके ऐसे घोषणा पत्र आना जिसमें सब लोग उसका साथ दें, एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ऐसे मतभेद होते हैं तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं निकलता, उसका सार नहीं निकलता कभी। मैंने कई ऐसी मीटिंग अटेंड की हैं, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं। और इसके अंदर दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। एक, बायोफ्यूल अलायंस, यानी कि एथनॉल हो, बायोडीजल हो, जो भी चीज बायो के नाम से चलती है, उसका एक अलायंस बनना आगे के दिनों के लिए बहुत बड़ी चीज। दूसरा, भारत, मिडिल ईस्ट, खाड़ी के देश और यूरोप, ये एक ट्रेड, कॉमर्स और बाकी चीजों के लिए एक कॉरिडोर बनना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और ये भारत को बहुत मदद करेगा और साथ साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा मिडिल ईस्ट के साथ भी और यूरोप के साथ भी। ये भी बहुत दूरगामी एक कदम उठाया गया है जिसके अंदर सबने साथ दिया है। और आखिरी चीज, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनना परमानेंट, एक बहुत बड़ी बात है। वो दिखाता है कि हम ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं, ऐसे देश जो कि कमजोर हैं, उनके साथ चलने के अंदर हम समर्थ हैं, उनको अपने साथ लेकर आगे लाने में समर्थ हैं और पूरे विश्व में इसकी सराहना होगी। बहुत बड़ा एक शिखर सम्मेलन था जिसके अंदर इन सब चीजों को देखकर एक बहुत उपलब्धि हुई है हमारी। जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र ने प्रदेश के अंदर काफी कुछ दिया है। सबसे पहले तो 2014 से पहले जो सिर्फ 30 या 40% टैक्सेस का मिलता था हर प्रदेश को, अब वो 60% हो गया। इतना ज्यादा पैसा आता है, कई लाख करोड़ का पैसा आता है। अब वो पैसा कहां लगता है वो आपने पता करना, वो मैं नहीं कह सकता, वो प्रदेश का मामला। क्या उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, और उसके बारे में विस्तृत रूप से सतीश पूनिया जी बताएंगे, भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है राजस्थान के अंदर, सब हदें पार करके आगे चला गया है। हर तरह का भ्रष्टाचार है, लोग बाग त्रस्त हैं। यहां पर कानून और व्यवस्था, खासकर जहां पर महिलाओं का सवाल है, बहुत बुरा हाल। मेरा राजस्थान से बहुत पुराना रिश्ता है। आज जब हम राजस्थान की बात करते हैं, शर्म आती है कि इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और कोई एक्शन नहीं है। इसी तरीके से पेपर लीक भ्रष्टाचार का भी हिस्सा है। हमारे नौजवानों के पेट के ऊपर भी एक लात मारने का बात है। जहां तक हमारा सवाल है, अगर आप रोड ले लें, अगर आप रेल मार्ग ले लें, अगर आप रेलवे स्टेशनों का उन्नयन ले लें, इन सब के अंदर भारत सरकार पैसा लगाकर राजस्थान को और इस संभाग को काफी आगे ले जा रही है। उन्होंने बहुत सारी चीजें, खासतौर पर वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका, बदलती भूमिका, जिसमें G20 की सफल आयोजन के साथ में आने वाले सुखद भविष्य में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मोदी सरकार के जो प्रयास हैं उसके बारे में जिक्र और चर्चा किया। आज की ही खबर है कि जो निफ्टी है उसका जो पारा है वो 20,000 से ऊपर गया, ये पहली बार हुआ है।
भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से पहली बार हराया। विराट कोहली की सेंचुरी का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनकी आदत में है, लेकिन ये सारे संकेत भारत के भविष्य से जुड़े हैं और एक अच्छे संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। लिहाजा आप लोग इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। ये पड़ाव का 10वां दिन है और ये जो यात्रा क्रमांक 2 है, ये बेणेश्वर से प्रारंभ हुई। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश जी से, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको प्रारंभ किया और लगातार माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी, रामदेवरा हमारा पवित्र धाम है, वहां से शुरुआत हुई। गोगामेडी जो लोक आस्था के देवता हैं उनके स्थान से शुरू हुई। लगभग 9000 किलोमीटर यात्रा चलेगी, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। औसतन 18 दिन ये यात्रा चलेगी। अब ये प्रश्न जरूर होता है कि यात्रा की आवश्यकता क्यों हुई, तो उसमें कुछ संक्षेप में जनरल साहब ने आप लोगों को इशारा किया है। लेकिन 2 सरकारें हैं, एक सरकार दिल्ली में काम कर रही है, एक राजस्थान में काम करती है। सरकार का फर्क भी होता है, मिजाज का फर्क होता है। लेकिन राजस्थान की ये जो मौजूदा सरकार है, कई बार होता है ना, खिलाड़ी खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस सरकार ने परफॉर्मेंस के नाम पे मेरे ख्याल से ऐसी निकृष्ट सरकार, नकारा सरकार, भ्रष्ट सरकार, अकर्मण्य सरकार, ये राजस्थान की जनता आवाम ने कभी नहीं देखा। और इसलिए बहुत सारे मुद्दों पर जब ये चुनाव की चर्चा होती है, चुनाव का समय आ गया, राजस्थान में सत्ता बदलती है परसेप्शन के कारण, जनधारणा के कारण। लगभग 93 के बाद का ये ट्रेंड है। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदले न बदले, लेकिन राज जरूर बदलेगा, ये हमारा दावा है। और इसलिए जनधारणा, खेत में बैठा, दुकान पे बैठा व्यापारी, खेत पे बैठा किसान, पूरी आवाम ये तय कर चुकी है इस बार कांग्रेस को परमानेंट डिलीट करना है, विदाई करनी है। और उसके कारण है, सबसे पहला कारक है, इस प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था उस पर अवलंबित है। कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने 2018 के अनेक भाषणों में कहा, सूरज उगे न उगे, चंद्रमा छिप जाए, लेकिन हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। मैंने विधानसभा में एक सवाल लगाया जिसका जवाब सरकार ने दिया कि कर्जा माफी नहीं होने के कारण राजस्थान के 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। एक किसान का तो लाइव वीडियो किसान ने जारी किया और अपने आप को उस लाइव वीडियो के दौरान ही आत्महत्या कर ली उसने, और मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया कि उसने जो हमें वायदा किया था उसके कारण मेरी स्थिति ये हुई है। और एक नहीं, लंबी फहरिस्त है। दूसरा बड़ा कारण, राजस्थान की जो साख है वो एक शांतिपूर्ण प्रदेश की है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान वो प्रदेश बन गया जिसको अपराध की राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 10,92,000 मुकदमे यदि किसी प्रदेश में दर्ज होते हैं तो ये उस प्रदेश की एक कानून व्यवस्था की शर्मनाक वानगी को बयान कर देता है। अभी जिक्र आया, जो ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इतिहास में पहले अपवाद स्वरूप कुछ होता था, लेकिन राजस्थान तो वो प्रदेश है जहां 17 बलात्कार रोज होते हैं और मानवता शर्मसार हो जाती है वहीं कि किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। ऐसा दृश्य हिंदुस्तान में राजस्थान के अलावा कहीं नहीं था। 7 हत्याएं रोज होती हैं। ऐसे राजस्थान की कल्पना कभी पुरखों ने नहीं करी थी। तीसरा एक बड़ा पक्ष है जिस पर राजस्थान का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित है। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सदन में आंकड़ा गिनाते थे 1 लाख का। अब 1 लाख और 1.25 करोड़ में कितना फर्क है देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट में खाद का काम किया। जो पेपर लीक था, 19 पेपर लीक हुए। एक बच्चे ने अपना सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। हनुमानगढ़ का कन्हैयालाल पारीक जो परीक्षा देने गया और परीक्षा केंद्र पर पता लगा कि पेपर लीक हो गया, इतनी तैयारी की, अंततः उसको मौत को गले लगाना पड़ा। जनरल साहब जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार का, एक ऐसी सरकार जिसके दामन पर कोई छींटे नहीं, कोई दाग नहीं। ये शायद पहली सरकार है कि जिस पर इस तरीके से
किसी की हिम्मत नहीं हुई, वरना कांग्रेस के लोग कॉमनवेल्थ से लेके 2G से लेके बोफोर्स से लेकर आज तक भी जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं। और खाजूवाला से आपको बड़ी खबर बताएं, पेंशन योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे के दर्ज होने पर केस बनाया गया। 17 दिन बाद ई मित्र संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। मासूम बच्चों के डेटा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल ई मित्र संचालक 95 विधवा बुजुर्गों के नाम से पेंशन उठा रहे थे और ई मित्र संचालक के खिलाफ जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि की गई है। बड़ी जानकारी खाजूवाला से आपको दे रहे हैं, जहां पर खाजूवाला की 25 KYD ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पेंशन योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। खाजूवाला के 25 KYD ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्जीवाड़े के खुलासे होने पर केस को दर्ज किया गया है। पेंशन योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 17 दिन बाद ई मित्र संचालक के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। मासूम बच्चों के डेटा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे, ई मित्र संचालक 95 विधवा बुजुर्गों के नाम से पेंशन उठा रहा था और इसी पूरे मामले को लेकर फिलहाल फर्जीवाड़े की पुष्टि की गई है। मामले की तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर इस पूरे फर्जीवाड़े को, इस पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया गया। खाजूवाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर केस दर्ज किया गया है। और वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।